जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखनी है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो हमारे सिलेबस में है वो है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो लीनियर तो यहाँ पे डिग्री से हो गया और ऑर्डर भी पता चल गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई डी एक्स की टर्म होगी और पावर जो है वो 1 रहेगी, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये दो फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y हो सकता है या फिर x हो सकता है। यहाँ पे जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर y के टर्म्स में आप इक्वेशन बना रहे हैं तो फिर y की पावर 1 ही होनी चाहिए और y किसी भी डेरिवेटिव के साथ में प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि y dy बाई डी एक्स जैसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो x फिर dx के साथ में नहीं हो सकता, या x का कोई भी एक्सप्रेशन dx बाई डी के साथ में नहीं हो सकता। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस y के साथ में x का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो सकता है और इक्वल टू में जो टर्म लिखी है वो भी एक x का एक्सप्रेशन है। y की सिर्फ पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, और y का कोई भी एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स के साथ में प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इस तरह की इक्वेशंस हैं उन्हें हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की भी हो सकती है, बट उसका बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की है और फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की बनेगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y लेना है या x लेना है, ठीक है। सपोज अगर ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनती है तो इसे सॉल्व करने का एक पैटर्न है कि यहां पे आप फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें कैसे मिलता है, ये जो y के साथ में प्रोडक्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी हेल्प से। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू dx, ठीक है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बात करेंगे देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी अगेन इस बार x के साथ में जो प्रोडक्ट में लिखा है उसकी हेल्प से मिलेगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ py dy, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे इवैल्यूएट होगा, और अगर इस फॉर्मेट में बन रही है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे इवैल्यूएट होगा। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाए फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि इस फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस कर ली है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे क्या होगा देखें कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। इंटू dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स ठीक है। ये जो LHS पार्ट है इसको अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन को ऐसे ही रखा और y का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। नाउ y को हमने एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, e की पावर x की तरह। तो e की पावर x का डेरिवेटिव देखिए e की पावर x, और बाय चेन रूल पावर क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में लिखिए तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करने पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या रिवर्स प्रोसेस से एक दूसरे का बोल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव विल बी px, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है इसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर है। और उसका डेरिवेटिव लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x।
और यहाँ पे अब ये ओवरऑल आपके पास एक पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। डायरेक्टली dx को इधर भेजेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये x का फंक्शन, x का डिफरेंशियल एलिमेंट इंटीग्रेबल है और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने का यही मेथड है कि पहले तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवैल्यूएट करें। अगर इस फॉर्मेट में बन रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से मिलेगा, इस वाले पैटर्न में इस तरह से, और फिर उसके बाद का स्टेप है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पे हमेशा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म बन जाएगा और हमें सिर्फ इसका RHS पार्ट इंटीग्रेट करके इवैल्यूएट करना रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। एग्जांपल्स करते हैं और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे इधर देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन। पहले तो ये चेक करें कि कौन सी इक्वेशन इसमें से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते समय 2 से 3 बातों का ध्यान हमें रखना है। पहला कि dy/dx के साथ में y का कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पूरी इक्वेशन में y की मैक्सिमम पावर 1 एग्जिस्ट कर सकती है, हायर पावर नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए y² का टर्म लिखा है, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे x का फंक्शन लिखा है, y का नहीं है, वो चलेगा। y की हाईएस्ट पावर 1 है, dy/dx की भी हाईएस्ट पावर 1 है। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे देखिए y है लेकिन y² की टर्म आ गई, मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पे अगेन y² की टर्म है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन बी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसे हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे dy/dx की टर्म दिख रही है हमें, साथ में x का एक्सप्रेशन है तो चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सिर्फ dy/dx अकेला ही है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा 2x/x² - 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 1/x² - 1। अब ये जो फॉर्मेट है ये किसके जैसा है, ठीक है। ये y की टर्म, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये जो पूरी टर्म है ये क्या मिल गया हमें, px मिल गया। दिस इज qx। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया, तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² - 1 dx। अगेन ये t है तो ये dt है, तो dt/t यानी log t, ये बन जाएगा e⁻ log of x² - 1, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, बस सिर्फ इंटीग्रेट करके छोड़ देंगे। एंड ये तो प्रॉपर्टी है तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, x² - 1 आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया हमने। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमें मिल गई है इसमें मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये पहले से ही मल्टीप्लाई कर रखा था, ठीक है। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे दे रखा है तो वापस यही फॉर्मेट आ जाएगा आपका dy/dx। ये स्टेप सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में हमेशा dy/dx को अलग रखना होता है, साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो वापस मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन में तो कितना आएगा, प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना। और ये आपको दिख ही रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका डेरिवेटिव 2x लिखा हुआ और y का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ, तो ये आपका बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ y इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। वेरिएबल सेपरेट कर लें, ऑल्दो सेपरेट ही है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बस ये डी एक्स इधर जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से तो आंसर कितना आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में तो उसे डिवाइड करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर हाँ किसी को पहले स्टेप में दिख जाता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म बन रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे सारी टर्म्स 1 अपॉन एक्स में लिखी हुई है ना, तो बेटर है कि हम यहाँ इसको रेसिप्रोकल कर ले। अभी रेसिप्रोकल करने का आइडिया इसलिए भी आया क्योंकि एक तो y की टर्म्स देखो साइन कॉस में लीनियर नहीं है, और दूसरा अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो x की पावर 1 है, तो उससे क्या होगा, इस बार y में x के अंदर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी वाई माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू साइन 2y। ये आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवैल्यूएट करें, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो पी एक्स पी वाई होगा, तो माइनस ऑफ कॉस वाई इज अवर पी वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई डी वाई, दिस विल बी ई टू दी पावर माइनस साइन वाई। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो विल गेट e to the power minus sin y dx by dy minus x cos y into e to the power minus sin y is equal to e to the power minus sin y into sin 2y। ठीक है, इसको मैच कराते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। x का डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, और बाय चेन रूल माइनस साइन y का हो जाएगा माइनस का cos y। मतलब ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, जो पार्ट बचा वो सिर्फ RHS वाला, ये तो बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ x इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन y का। और यहां पे इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन y cos y ई टू दी पावर माइनस साइन y। ठीक है, इस dx को इधर भेज दे, तो इस dx को यहां से हटा के इधर भेज दिया। नाउ सॉरी dy आएगा ना, dy आएगा, तो dy को भेज दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये तो आंसर आ गया डायरेक्ट e की पावर माइनस साइन y। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन y को सब्स्टिट्यूट करते हैं t से, तो साइन y विल बी cos y dy इज इक्वल्स टू dt। तो cos y dy जो है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा, और ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, बाय पार्ट्स। तो आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये क्या बनेगा, 2 तो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस अंडर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 1 e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो ये फाइनली सॉल्व हो गया, अपना बनेगा 2 इंटू माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, बट e की पावर माइनस टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ e की पावर t हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आएगा x e टू दी पावर माइनस साइन y इज इक्वल टू 2, माइनस कॉमन ले सकते हैं, इनटू में साइन y e टू दी पावर माइनस साइन y प्लस e टू दी पावर माइनस साइन y। ये कॉमन आके सब में से कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन y प्लस 1, और यहाँ पे c भी आएगा एक,
तो इसी के साथ में हम e की पावर e टू दी पावर साइन वाई लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अगर मैं dy बाई डी एक्स के अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने की कोशिश करता हूँ तो वाई स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट कर रही है ना, और y यहाँ पावर में भी लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट अगर मैं थोड़ा सोचूं तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स y लिखा हुआ है और ये उसका डेरिवेटिव है कहीं ना कहीं, है ना, उसके डेरिवेटिव की जैसी टर्म यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो ये क्या बनेगा, x e टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अपॉन में लिखा तो ये बन गया x माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस। अब अगर देखिए मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ नए वेरिएबल से, तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो बस यहाँ से अपन कर सकते हैं tan इनवर्स y को p पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है? और ये सब्सटीट्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया हमने, तो क्या मिलेगा, x माइनस ई टू दी पावर p, और इस पूरे की जगह हम लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, और देखिए ये बनेगा आपका, इसको उधर भेजा तो ये आएगा डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू ई टू दी पावर p माइनस एक्स। माइनस एडजस्ट कर दिया और ये लीनियर डिफरेंशियल बन गया x के अंदर। ठीक है, dx बाई डी पी एक्स का लीनियर टर्म, ये आपका qx qp हो गया। इस बार qy कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, अगर समझ में आ रहा हो तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही कैसे, कि x का डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव 1 हो गया। खैर अगर डायरेक्ट नहीं भी आता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन निकाल सकते हैं e की पावर 1 से, है ना, 1 आएगा और ये dp आएगा यहाँ पे, और ये बनेगा e टू दी पावर p। ठीक है, e की पावर p से मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, तो e की पावर p हो जाएगा dx अपॉन डी प्लस e की पावर p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर p का स्क्वायर। ठीक है, e की पावर p एज इट इज, x का डेरिवेटिव x एज इट इज e की पावर p का e की पावर p, तो ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ x इंटू e टू दी पावर p एंड इट इज e टू दी पावर 2p dp इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x e टू दी पावर p इज इक्वल टू e टू दी पावर p का e टू दी पावर p, और जब लीनियर से सब्सटीट्यूट कर रखा होता है तो डिवाइड करते हैं 2 से, प्लस c, और p हमने किसको रखा था, tan इनवर्स y को। ये हो जाएगा e tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर 2 tan इनवर्स p प्लस c। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर वाई टी, अच्छा y और t के टर्म्स में इस बार, और क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने आप में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। अल्फा इज कांस्टेंट, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू दी पावर अल्फा डी टी, तो बनेगा e टू दी पावर अल्फा टी। ठीक है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को e की पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा e टू दी पावर अल्फा टी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई
गामा ई टू द पावर इंटू ई टू द पावर अल्फा टी। क्लियर है? ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल एज इट इज, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से अल्फा, तो ये बन गया आपका डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर अल्फा टी इंटू वाई, एंड दिस इज गामा ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा टाइम्स टी डी टी। क्लियर है? तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले। ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करके आएगा e की पावर अल्फा टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस सी। ठीक है, चलेगा? यहां से आपको पूरा प्रॉपर फंक्शन y ही मिल जाएगा t के टर्म्स में, विच इज अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। एक डिवाइड में यहाँ पे अल्फा टी भी आएगा, e की पावर अल्फा टी, है ना, और एक e की पावर अल्फा टी इससे कटेगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा e की पावर माइनस बीटा टी प्लस सी अपॉन ई की पावर अल्फा टी। अब देखिए, क्वेश्चन वाला आपसे बोल रहा है यू हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट ओवर दिस फंक्शन एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए, अल्फा बीटा गामा और सी जो है ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, और यहां पे पावर क्या है? नेगेटिव है, तो इसको आप इफेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा ई टू द पावर बीटा टी प्लस सी अपॉन ई टू द पावर अल्फा टी। क्वेश्चन वाले ने मेंशन किया है कि ये जो अल्फा बीटा है ये तीनों पॉजिटिव है, कांस्टेंट, एंड इफ टी इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, ई की पावर इन्फिनिटी। क्लियर है? ये पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ई टू द पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच टू 0, और यहाँ पे भी टी इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। तो लिमिट ओवर वाई at t tending to infinity will be equal to 0. So correct answer is 0. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है let y of x, यहाँ पे x belongs to r होगा। For x belonging to r, let y of x be the solution of this differential equation. तो आप देखिए कि अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ये dy by dx y की टर्म है, ये एक्स्ट्रा है तो पूरी क्वेश्चन को इससे डिवाइड करते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे? dy by dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 y इज इक्वल्स टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5। जो पावर 2 थी वो एक कैंसिल आउट हो गई, सच दैट y ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पे y 7 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन निकालें और फिर उसका मैक्सिमम निकालेंगे। तो अपनी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? विल बी ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। टी तो ये dt, तो ये बन गया आपका e की पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। पूरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा विल गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy by dx माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x। एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल से इसका 2x। तो यहाँ से बनेगा डेरिवेटिव ऑफ y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x dx। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन क्या मिल गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
सी इवैल्यूएट करने के लिए x2 पे y7 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, y7 x is 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इज -1, और ये हो जाएगा -4, ठीक है, प्लस सी। तो -7 + 4 -3, यहाँ से हमें मिल गया दैट सी इज -3। तो फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू, देखिए ये भी माइनस का x² और ये -3 है, तो ये वैल्यू हुई -(x² + 3) इंटू x² -5। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। वो पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लें अगेन मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, तो माइनस एज इट इज, इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा x² + 3 इंटू 2x प्लस x² -5 इंटू 2x, सही है। तो -2x कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका 2x² माइनस का 2, तो ये आ गया आपके पास -4x, और ये पीछे बचेगा x² -1 विच इज x + 1 इंटू x -1, ठीक है। और dy/dx के साइन की हेल्प से हम मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 0 एंड 1, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये ऑल्टरनेट चलेगा, सारे लीनियर एक्सप्रेशन है माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो -1 पे आएगी या फिर 1 पे आएगी, और माइनस और 1 पे दोनों में सेम ही आने वाली है। तो y ऑफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, चाहे 1 डालें आप चाहे -1 डालें, दिस विल बी 4 इंटू -4, दैट इज 16 इज द आंसर। तो आंसर इज 16, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट दिस बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन स्टैंडर्ड आपका फॉर्म दे रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो 1 + x² से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, क्या बनेगा, dy/dx प्लस y/1 + x² इज इक्वल्स टू e⁻ tan 1 x/1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻ dx/1 + x², और 1 + x² का इंटीग्रेशन विल बी tan 1 x, ये हो जाएगा e⁻ tan 1 x। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, विल गेट e⁻ tan 1 x dy/dx और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + x², क्लियर है। अगेन यहाँ पे बना आपका डिफरेंशियल एग्जैक्ट, और ये बन जाएगा e⁻ tan 1 x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये क्या होगा, y इंटू e⁻ tan 1 x, और इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए tan 1 x को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या, tan 1 x को रख दिया t, तो 1/1 + x² dx विल बी इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2t dt, एंड ये सिंपली कितना होता है, e⁻ 2t/2 + c, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, वैल्यूज पुट कर दें आप। उसने बोला y ऑफ 1 इज 0, पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालें इसका, ये बनेगा e⁻ 2 tan 1 x/2 + c। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखने पे y 0 है, तो y 0 है तो ये तो कैंसिल हो गया, tan 1 इज π/4 e⁻π/2, तो यहाँ से c की वैल्यू मिली आपको
C will be negative of e to the power pi by 2 by 2. दिस इज C. आपसे पूछा गया है y ऑफ 0 बताओ, तो y ऑफ 0 क्या बनेगा देखिए, C मिल चुका है एंड y x इक्वल टू 0 रखने पे tan इनवर्स 0 इज 0, e टू द पावर 0 इज 1, तो y इंटू 1 इज अगेन e टू द पावर 0 बाई 2 और c की वैल्यू थी e की पावर माइनस पाई बाई 2 बाई 2, तो इफेक्टिवली ये आ गया 1 माइनस e टू द पावर पाई बाई 2 अपॉन t इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0. तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन C. ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सारे सेम पैटर्न के हैं, बस आपको एग्जैक्ट फॉर्म में इसको लिखना होता है और उसके बाद बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करें. ठीक है, नेक्स्ट जो हमें फॉर्म पढ़ना है वो है बर्नौलीज इक्वेशन. बेसिकली ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए फर्क क्या है. ये वाली सारी टर्म्स तो एज इट इज सेम ही है, ये तो सब सेम ही है. यहां पे बस qx के साथ में y की हायर पावर का टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी y की पावर n मल्टीप्लाई कर रखी है. ठीक है, इस फॉर्मेट की इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इसको करने का भी सेम पैटर्न ही है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व है इसमें कि जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में अरेंज हो जाए तो फिर कंप्लीट इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर दें आप. तो जब पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो विल गेट y की पावर n dy by dx प्लस px y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू qx. ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को आप सब्सटीट्यूट कर दे t से, और जैसे ही आप ये सब्सटीट्यूशन करेंगे देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, y की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में भी आती है. जैसे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है, तो जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में भी आएगी. पावर कितनी थी, माइनस n प्लस 1, और एक से रिड्यूस हो जाती है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. जैसे ही आप ये स्टेप करते हैं देखिए ये वैल्यू बचेगी 1 अपॉन वाई की पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और इसको यहाँ मल्टीप्लाई में अगर भेजें तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स. अब अगर इस पूरी टर्म को आप सब्सटीट्यूट कर चुके हैं और ये आपका नया डेरिवेटिव है, तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा. ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले पर, बट ये अब कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. और इसके आगे का स्टेप हमको आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल सॉल्व द इक्वेशन, है ना. तो बर्नौलीज इक्वेशन में ये वाला जो स्टेप है ये हमें एक्स्ट्रा करना है कि आप हाईएस्ट पावर वाली टर्म को जो y की लिखी हुई है उसको पूरे को डिवाइड करेंगे एंड फिर इस टर्म को जो px के साथ में आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है, ये इक्वेशन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं dy by dx की टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा, dy by dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये आएगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे ही, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म आ गई है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर से. ये आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो 1 अपॉन वाई वाली टर्म है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 1 अपॉन वाई करें या माइनस 1 अपॉन वाई कर लेते हैं, एक ही बात है. माइनस 1 अपॉन वाई को ऊपर ने मान लिया t, तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बी डी टी बाई डी एक्स, ये माइनस वन बाय वाई तो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, टी से, तो ये बन जाएगा एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें इसका, इट विल बी एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू टी। तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल बन रहा है क्या, टी का डेरिवेटिव ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स जैसा, और फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 का होगा 2x बाई 2 विच इज एक्स, ये रहा। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा t e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और यहाँ बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिख ही रहा है कि हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को रख देते हैं सपोज p, तो यहाँ से हमें मिलेगा x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनल यहाँ से आ जाएगा t e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए x dx तो बन गया dt, ये बन गया e की पावर p, और ये बन जाएगा 2p। तो इट इज e टू दी पावर p dp, बाय पार्ट्स लगाएंगे, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2 इधर ले आते हैं, और इधर बाय पार्ट से क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो कि p बनेगा, e की पावर का इंटीग्रेशन एज इट इज e की पावर p ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव विच इज 1, और e की पावर p का इंटीग्रेशन e की पावर p रहेगा, तो फिर से वो सिंप्लीफाई होकर e की पावर p ही बनने वाला है ना। एंड p की वैल्यू हमें पता है कि ये है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, या कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड t की जगह फाइनली हम क्या रख दें, t को हम रखेंगे माइनस 1 बाय वाई। तो यहाँ से हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, है ना, और कैंसिल आउट करके इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये माइनस का 1 बाय वाई था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2y प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल जैसा तो लग रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करें तो dy बाई डी एक्स की टर्म तो है, बट यहाँ पे इस बार y नहीं है, tan y की टर्म है ना, और tan y का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर y। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं हम, tan y को लिख देते हैं t, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा
सीकेंट स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन नहीं है, ये है ना डायरेक्ट अब कन्वर्ट हो गए लीनियर डिफरेंशियल में। तो ये इक्वेशन है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, आगे का प्रोसीजर तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये बनेगा e 2x, दिस विल बी e की पावर x स्क्वायर, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा e की पावर x स्क्वायर और फिर इस में उसका डेरिवेटिव t एज इट इज x क्यूब e टू दी पावर x स्क्वायर। ठीक है, LHS में तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा t e टू दी पावर x स्क्वायर बाय सिर्फ x स्क्वायर का x स्क्वायर बाय 1 रहेगा और इधर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x स्क्वायर, क्योंकि इसको t रखना पड़ेगा तो 2 से मैं पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट्स सपोज p मान लिया, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dp। ठीक है, तो 2x dx को रिप्लेस कर लिया dp से, तो ये क्या बनेगा t e टू दी पावर x स्क्वायर 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा p e टू दी पावर p dp। फिर से बाय पार्ट्स, इसमें p एज इट इज रहता है e की पावर p का e की पावर p होगा इंटीग्रेशन माइनस e की पावर p आएगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाया हमने और अब वापस से वैल्यूज पुट कर देते हैं और एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की जगह पे रखना पड़ेगा 10y को, तो ये बनेगा 10y e टू दी पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह भी x स्क्वायर आएगा और ये कॉमन भी आएगा, तो ये बनेगा e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। A solution curve of the differential equation इतने थे passes through point 1, 3 then find the solution curve। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है सोल्यूशन कर्व निकालने, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए y स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे, है ना, तो इनमें से कुछ कुछ कंबाइन कर लेते हैं अपन, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और इन दोनों में से y की टर्म कॉमन आ सकती है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स प्लस 2 होल इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 का फैक्टर दिख रहा है दोनों तरफ और y स्क्वायर की टर्म है। इस स्टेप से तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता लीनियर डिफरेंशियल में, है ना, dy बाई डी एक्स का टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। एक काम करते हैं x प्लस 2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं t से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा dx इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर इस टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा जाए इस सब्सटीट्यूशन के साथ में, तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई। ठीक है, क्या ये डी टी बाई डी वाई के साथ में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, या बर्नौलीज इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है, टी की डिग्री 2 आ रही है। तो अगर इसे रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिखते हैं डी टी अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। चलेगा, ये टी के टर्म्स में आ गया, ये टी का स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशन, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर लें पूरे को, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन
टी स्क्वायर डी टी बाई डी वाई माइनस 1/y इंटू 1/t इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो -1/t को हमने रख दिया p के इक्वल, और ये बन गया -1/t स्क्वायर dt बाई डी वाई इज इक्वल्स टू dp बाई डी वाई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा dp अपॉन डी वाई -1/t इज p अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हमको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा e टू दी पावर 1/y dy विच इज e टू दी पावर log y, और वो इफेक्टिवली y के इक्वल है, यानी पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आएगा y dp बाई डी वाई प्लस p इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया p इंटू वाई का, और ये बन जाएगा 1/y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से हमको मिल जाएगा p इंटू वाई, और p क्या था -1/t इंटू वाई इज इक्वल टू 1/y का इंटीग्रेशन विल बी log y प्लस c। ठीक है, t को भी सब्सटीट्यूट कर दे किससे, x प्लस 2 से, तो मिलेगा -y/x+2, और इनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ y इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ से आपको फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है ना। यहाँ पे आप इस पे मॉड y ले लें क्योंकि log था, तो ये क्या बनेगा आपके पास मॉड y इंटू सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर -y अपॉन x+2। और उसने दे रखा है क्वेश्चन वाले ने कि ये 1,3 से पास करता है, तो x की वैल्यू 1 डालने पे देखिए y 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू सी इज इक्वल्स टू ई की पावर -1। तो c कितना आ गया 1/3e आ गया, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते ही आपको फाइनल कर्व क्या मिला आपका, मॉड y इज इक्वल टू 3e इंटू ई टू दी पावर -y/x+2। ठीक है, तो ये फाइनल आपका सॉल्यूशन कर्व हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये था बर्नौलीज इक्वेशन, या ऐसी इक्वेशन जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशन या कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसको सब्सटीट्यूट करने पे जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का। अभी तक जितने भी हमने फॉर्मेट्स पढ़े हैं, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजीनियस हो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल हो, या इनको कन्वर्ट करें हम, तो उसमें आप पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन और सब कुछ मिला के आपको हर के हिसाब से एक एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के अंदर कोई भी एज सच आपने जैसे होमोजीनियस में किया कि भाई आपको y बराबर vx रखना है ना, लीनियर डिफरेंशियल के अंदर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में आपको डायरेक्ट टर्म्स इस तरह से मिलेंगी कि वो किसी ना किसी का स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन लिखा होगा। अगर ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वेश्चन में तो वो बहुत ही जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डायरेक्टली हमें दिख जाए कि ये जो टर्म्स प्रेजेंट है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन की टर्म्स लिखी हुई हैं, देन सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो कुछ जो मोस्ट कॉमनली अपियरिंग टर्म्स है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो याद होनी चाहिए हमें, जिसमें सबसे कॉमन है ये वाली टर्म, है ना। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। भाई यहाँ पे दोनों का सम हुआ, इसका क्या मतलब है, एक बार x का डेरिवेटिव फिर y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव। मान लीजिए इस तरह की टर्म लिखी हुई x dy प्लस y dx, इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट रूल। तो पहले x का डिफरेंशिएशन किया, फिर y, पहले x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव, फिर y का डिफरेंशिएशन,
इसमें देखिए जैसे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या बनेगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल टर्म्स है ना। तो ये तो सिंपल प्रोडक्ट हो गया x और y का। मान लीजिए एक्सप्रेशन में ये टर्म्स लिखी हुई हैं, तो x dy प्लस y dx तो समझ में आता है कि x इंटू वाई का डेरिवेटिव है, और अपॉन में एक्स वाई मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसकी वजह से 1 अपॉन में एक्स वाई आया है। तो 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट का डेरिवेटिव किसका है, लॉग का। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अब ये वैल्यू लॉग के अंदर रही होगी तो चेन रूल से यहाँ पे पहले लॉग का डेरिवेटिव वो होगा, उसकी वजह से 1 अपॉन एक्स वाई आया होगा, और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव विच इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये टर्म अपीयर हो रही है तो हम उसको डायरेक्टली किसके इक्वलेंट लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स वाई। सेम ऐसे अगर tan इनवर्स के अंदर एक्स वाई की टर्म है तो tan इनवर्स की वजह से 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जनरेट होता है। यहाँ x की जगह एक्स वाई है तो 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर आएगा, और फिर चेन रूल से एक्स वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो x और y के प्रोडक्ट की टर्म्स हो गई। ऐसे ही इनके डिवीजन की टर्म्स भी हो सकती हैं, y बाई एक्स हो सकता है। तो अगर x dy प्लस वाई डी एक्स है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं फॉर्म बनेगा। और अगर डिफरेंस है, क्योंकि u बाई वी फॉर्म के हिसाब से डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए यही लिखा हुआ है। तो प्लस है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल चल रहा होगा, और माइनस है तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ऐसे ही x ऊपर हो सकता था, तो x ऊपर होता तो नीचे y स्क्वायर आता और इसका नेगेटिव हो जाता न्यूमरेटर। xy या yx की टर्म लॉग के अंदर आ जा सकती थी। तो देखिए लॉग के अंदर आता तो क्या बनता, लॉग की वजह से आता 1 अपॉन में y बाई एक्स पहले तो, है ना, और फिर y बाई एक्स के लिए आता x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बनता x बाय वाई, एक x से x कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली नीचे बन गया x वाई। ऊपर अगर प्लस की टर्म है और नीचे x वाई है तो log ऑफ x वाई का टर्म है। ऊपर डिफरेंस है और नीचे x वाई है तो फिर log के अंदर y बाय एक्स का टर्म है। ऐसे ही tan इनवर्स के अंदर y बाय एक्स का फॉर्म बन सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इंटू चेन रूल से y बाय एक्स का। तो ये हो जाएगा, अब देखिए जब आप यहाँ एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। न्यूमरेटर वाला एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो टर्म जनरेट होगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म है, ये याद होने चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ये याद हो भी जाएंगे। ठीक है, और जो दो कॉमन है सबसे वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx प्लस 2y dy अपॉन में 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x dx प्लस y dy। ऐसे अगर ये टर्म लॉग में है तो 1 अपॉन में दिस टर्म। क्लियर है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट लग रहा होता है वहाँ पे हम इस तरह का पोलर सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। ठीक है, कुछ जने इसको वेरिएबल सेपरेबल में भी कई जगह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे पोलर सब्सटीट्यूशन क्या किया जा सकता है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा। ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं कि आप एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा लिख दो और वाई की जगह पे आर साइन थीटा। तो इससे क्या होगा, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ये सब्सटीट्यूशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस सब्सटीट्यूशन के बाद अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल्स टू 2r dr। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में x प्लस वाई डी वाई की टर्म है तो आप उसको r dr के फॉर्म में भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए, चाहे तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो देखिए y बाय एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
y बाय एक्स विल बी इक्वल टू tan थीटा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, और फिर इसमें आप फ्रैक्शन वाला फॉर्म लगा दीजिए अपॉन एक्स स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा का आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने पे टर्म क्या मिलेगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में एक आर के साथ कॉस स्क्वायर भी आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये एक और अप्रोच हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे ये टर्म और ये टर्म साथ में अपीयर हो रही है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी अपीयर हो रहा है और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी अपीयर हो रहा है, तो आप उसमें पोलर सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। इस पूरे की जगह पे आर डी आर और इसकी जगह पे आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं। ऐसा करने से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म डी एक्स एलिमेंट के साथ में ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए एक्स डी वाई। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल के हिसाब से इनको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का एक्स का ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी वाई का फंक्शन है और वाई का एलिमेंट भी है। बाकी दोनों टर्म्स में अगर हम माइनस ए कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब ये याद करिए कि किसी का डिफरेंशियल एग्जैक्ट है क्या फॉर्म, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो ये तो डायरेक्टली किसका डिफरेंशियल है, एक्स वाई का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब सब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो डायरेक्टली पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। क्या आएगा यहाँ से, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? और देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म है, एक्स डी एक्स है, वाई डी एक्स है और माइनस का ये टर्म है। अच्छा देखिए, इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रैक्शन फॉर्म बनना चाहिए था। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन फॉर्म बनने के लिए अपॉन में या तो एक्स स्क्वायर चाहिए होता है या फिर वाई स्क्वायर चाहिए होता है। अब आप खुद देखिए कहीं पूरी इक्वेशन में एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर अवेलेबल है क्या, ये रहा। तो अगर इसको डिवाइड में लिख दें हम तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये एक्स बाय वाई का फॉर्म है, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, फिर एक्स एज इट इज डिनोमिनेटर का और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई। और इस टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्स का एक्सप्रेशन और एक्स का एलिमेंट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां से आ जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज दी आंसर। क्लियर है? तो देखिए हमने जितने भी इससे पहले वाले फॉर्म पढ़े थे वो कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल की टर्म्स बनाई और फिर पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही कि एक्स डी वाई वाई डी एक्स अवेलेबल है, लेकिन अब एक दिक्कत है कि यहाँ पे ये e की पावर वाई डी वाई और y तक तो सही था, y का एक्सप्रेशन था, हम इंटीग्रेट कर लेते, ये एक एक्स्ट्रा x प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। अगर उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड भी कर दिया तो फिर यहाँ पे जो पहले एग्जैक्ट फॉर्म बना हुआ था वो खराब हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर लें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव और 1 अपॉन में एक्स वाई मतलब लॉग वाली टर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वाई, और जैसे यहाँ से कैंसिल होगा ये बनेगा y का फंक्शन और y का ही इंटीग्रल एलिमेंट, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y प्लस सी इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इस फॉर्म में यहाँ पे x dx y dy की टर्म आ रही है और इसी में y dx माइनस x dy की टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोलर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और एलसीएम लेने पे ये बनेगा x की पावर 4, तो हो जाएगा x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय y dx माइनस x dy। देखिए x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 होल परफेक्ट स्क्वायर है अपॉन में x स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स भी हैं और x स्क्वायर y स्क्वायर भी मिल रहा है, तो ये सारी कंडीशन पोलर सब्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड है। इनफैक्ट इसको एक और अप्रोच से भी किया जा सकता है कि यहाँ के बाद अगर हम देखें सपोज मेथड 1, तो आप इसको लिख सकते हैं x dx प्लस y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन फॉर्म वाला बन जाए कि न्यूमरेटर y है तो डिनोमिनेटर x है, तो उसका बाद में होना चाहिए था। और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों तरफ तो उसके तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, बट ये देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट 2x dx प्लस 2y dy है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब फंक्शन भी जिसके टर्म्स में डिफरेंशियल एलिमेंट भी उसी का है, यानी ये सिमेट्रिक है dx अपॉन एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और ये टर्म बन गया आपकी -2 डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, सेम वही हो जाएगा इसका भी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ ये क्या हो जाएगा -2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म से, और अगर पोलर सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है यहाँ पे तो वो भी कर सकते थे। देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई किसके बराबर होता है, हमने यहाँ पे डिराइव किया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, और जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है किसके बराबर होगी आर स्क्वायर डी थीटा के, है ना। तो ये हो जाएगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम y बाई एक्स का लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 पावर इससे कैंसिल और 1 पावर इससे कैंसिल हो गई, सही है। तो देखिए यहां से आपके पास इफेक्टिवली क्या बचा डी आर माइनस अपॉन 2 इससे कैंसिल हुई थी 1 इससे, तो यहां हो जाएगा आर क्यूब और ये बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हुआ -1 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर का होता है अपना tan थीटा प्लस, तो r किसके बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो -1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा इज y बाई एक्स प्लस सी। देख लीजिए दोनों आंसर सेम ही है, ठीक है। आर क्यूब का एक -2 आएगा तो उस वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो
ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म्स, है ना। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं या फिर अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कर्व की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज नोन टू डिके एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिके की रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो भी अमाउंट करंटली प्रेजेंट है। तो अपन मान लेते हैं कि जो भी भाई सब्सटेंस है उसका करंट में जो अमाउंट है वो एस यूनिट्स है ना, तो टाइम के साथ में डीके होने की रेट हो जाएगी डी एस बाय डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू एस, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब वो हटेगा तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। इफ इनिशियली देर वॉज 50 ग्राम्स ऑफ द मटीरियल प्रेजेंट, यानी कि एट t इक्वल टू 0 s की वैल्यू कितनी है 50 kgs। After 2 hours, it is observed that the material has lost 10% of its original mass. तो at t is equal to 0, तो 50 था, at t equal to 2 बोल रहा है कि 10% मास जो है वो लॉस हो चुका है, तो 50 का 10% हुआ 5 kgs, 5% लॉस हो चुका है, तो फिर at t equal to 2 hours सब्सटेंस कितना बचा होगा, 45 kgs रिमेनिंग होगा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द मटेरियल रिमेनिंग एट एनी टाइम t, फाइंड द मास ऑफ द मटेरियल आफ्टर 4 hours एंड आल्सो फाइंड द टाइम एट विच द मटेरियल हैज डिकेड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल मास। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी कर ली है। अब इसे अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या बनेगा, ds इज इक्वल्स टू के डी टी, और ये अपॉन में s आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एट एनी टाइम t the amount of substance can be given by e to the power kt plus c। ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें दो अननोन्स इन्वॉल्व है k एंड c, जो कि हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 है तो s 50 है, जैसे इसमें पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, e की पावर c, तो फिर c कितना हो गया, c की वैल्यू हो गई log 50। ठीक है, c मिल गया। इसी तरीके से अब एट t इक्वल टू 2 पे ये है 45 kgs, तो k 2k प्लस log 50 आएगा। प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2k, e की पावर log 50 कितना होगा, 50 हो जाएगा। सही है, तो k कितना आ गया 9/10 2k, दिस विल गिव यू k इज इक्वल्स टू 1/2 log 9/10। तो आपको c भी मिल गया, k भी मिल गया, तो फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिल गया। तो s किसके बराबर हो गया, e टू दी पावर 1/2 log 9/10 इंटू टी प्लस log 50 के। ठीक है, तो ये तो अपन को एक्सप्रेशन मिल गया। अब फाइंड द मास आफ्टर 4 hours, कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू 4 डालें, इसे सिंप्लीफाई कर ले, विल गेट द वैल्यू ऑफ एस। और टाइम पूछा है व्हेन हाफ डिके हो चुका है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, इस पार्ट के लिए, तो एस विल बी इक्वल टू 25, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो इस तरीके से क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी को या उसकी डेफिनेशन को हमने यूज किया और हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a बीइंग द पैरामीटर। अगर आप ध्यान दो तो a पैरामीटर है, तो ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ ऑल द पैराबोलास हो गया, फैमिली ऑफ ऑल द पैराबोलास, है ना। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है,
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है, पहले रीड करते हैं एक बार। एनी कर्व विच कट्स गिवन मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली। ठीक है, देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे अगर मैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करता हूँ पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो इन सब के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इन सब के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक ऐसा कर्व होगा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनके साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, है ना। तो आपको पता होगा कि अगर मैं एक सर्कल बना दूं जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये सारी डायमीटर्स की तरह काम करेगी, या फिर आप ये बोल सकते हो ये सब रेडियल होंगी लाइंस, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब ये सब नॉर्मल है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब भी आप देखोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये सर्कल इन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखिए सबसे पहला है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो भी आपको गिवन कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। अब क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल जो है 90 डिग्री है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो दो लाइंस जो कि परपेंडिकुलर है, तो आपने गिवन फैमिली के लिए तो dy बाई डी एक्स लिखा है, दूसरे कर्व के लिए उसका स्लोप हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/m। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली है उसमें आपको dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट करोगे यू विल गेट अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर ले। सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन दस फॉर्म्ड इन स्टेप 2। वो जब आप सॉल्व करके निकालेंगे वो गिवन कर्व का क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं, इनको जैसे ही आप करके फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। क्लियर है, जैसे करके देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि इन सभी पैराबोलास की हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी थी, है ना। तो पहला स्टेप तो है कि इसे डिफरेंशिएट करें और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। तो ये पार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक, तो ऑर्डर एक ही होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया आपका 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। सही है, 4a की वैल्यू मिल गई, इन दोनों इक्वेशन से हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं। 4a की जगह लिख दिया 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। क्लियर है, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 था dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर ले, ये एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर ले माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप है इसे सॉल्व करें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो यहां से ये क्या लिखा जा सकता है, y dy इज इक्वल्स टू माइनस 2x dx, वेरिएबल सेपरेबल है ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां से आ गया y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है, तो यहां से जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी जो कि है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर दिस फैमिली ऑफ पैराबोलास। क्लियर है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल दी सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो इनकी फैमिली ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, पहले तो y स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसे डिफरेंशिएट करें तो विल गेट 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इसको माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करें
और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करके आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लें। तो 2 आपका चला गया 0 में, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2y dx अपॉन dy। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x इंटू 2। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट। दिस विल बी log ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे मॉड चाहे तो इन्वॉल्व कर लें आप। तो क्या बनेगा ये, मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, है ना। इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के स्क्वायर कर दिया और ये को लॉग के अंदर भेज दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये अगेन एप्लीकेशन हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the family of parabolas of this is orthogonal trajectory of the family of ellipse। मतलब इस फैमिली ऑफ एलिप्स की ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसके लिए c पैरामीटर की तरह बिहेव करेगा। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम लोग निकाल लेते हैं। कितना आएगा डिफरेंशिएट करने पे, 2x प्लस 4y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, 2x प्लस 4y माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस ये बनेगा dx बाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर कॉमन लेंगे हम dx बाई डी वाई तो बनेगा 4y, इधर से कॉमन लेके इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू 4y माइनस 1। अगेन वेरिएबल सेपरेबल है तो dy अपॉन 4y माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन 2x। सही है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। यहां से हमें क्या मिलेगा, log ऑफ 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस c। ठीक है, तो अगेन लॉग में कंबाइन करके हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, है ना। और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है अगर बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस 1/4 अपॉन 4। तो नाउ लेट्स कंपेयर दीज टू। कंपेयर करके समझ में आ रहा है कि इसका सी हमारा सी डिफरेंस है, तो इसको सी डैश ले लेते हैं। तो सी डैश की वैल्यू तो कितनी हो गई, c/4 एंड k की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो आंसर इज 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट इज लेट fx be a continuously differentiable function on interval 0 to infinity such that f of 1 is equal to 2 and limit this। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी चीज दे नहीं रखी है ना, देखते ही लग रहा है कि लिमिट्स का क्वेश्चन है। बट अगर आप ऑब्जर्व करें इधर तो लिमिट t पे लगाई हुई है, t इज अप्रोचिंग टू x, तो बेसिकली t वेरिएबल हो गया अपना। तो जब t x को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो ये बनेगा x की पावर 10 fx माइनस x की पावर 10 fx, न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनता है तो हम LH रूल लगा सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बट t के अंदर लिमिट पुट किए मतलब t को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए कितना आएगा, t की पावर 10 का हो जाएगा 10 t की पावर 9
एफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा माइनस एक्स की पावर 10 कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये बन जाएगा एफ डैश टी होल डिवाइडेड बाय, ये कांस्टेंट है, ये क्या बनेगा 9t की पावर 8। और अब हम इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं लिमिट का, क्योंकि ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना। अब अगर यहाँ पे आप x डाल देंगे तो ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म अटेन नहीं कर रही, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 10x टू दी पावर 9 f ऑफ x माइनस एक्स टू दी पावर 10 एफ डैश एक्स होल डिवाइडेड बाय 9x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। और फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। तो ये y है तो ये y डैश लिखा हुआ है, यहाँ से x की पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आपका बनेगा 10x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करें तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10xy इज इक्वल टू माइनस का 9। और अगर जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं अपन तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लिमिट्स का क्वेश्चन लग रहा था लेकिन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये कितना हुआ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10y अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा इसका e टू दी पावर माइनस 10 अपॉन एक्स, तो ये बनेगा आपका e की पावर माइनस 10 ln x विच इज इफेक्टिवली 1 अपॉन x टू दी पावर 10। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर 10 से एंड वी विल गेट ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल y अपॉन एक्स की पावर 10 का, और ये आपका बन जाएगा माइनस 9 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 12 डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो y अपॉन एक्स टू दी पावर 10 इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये कितना आएगा माइनस 12 प्लस 1 दैट इज माइनस 11 इंटू एक्स टू दी पावर 11 प्लस c। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में बोला है कि f ऑफ 1 2 है, यानी x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो ये y 2 आता है, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 9 अपॉन 11 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, देन c विल बी 22 माइनस 9 होगा which is 13 upon 11। तो फाइनल कर्व हमको मिल गया y is equals to 9 upon 11x plus 13 upon 11x to the power 10। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बी अ पॉजिटिव फंक्शन सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स। एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, और क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन है मतलब अबव द एक्स एक्सिस है। ये जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कैसा आता है अबव द एक्स एक्सिस आता है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a।
इस बात को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक फंक्शन इस तरह से रहा है ना, नेगेटिव नहीं है, हमेशा ही पॉजिटिव है, तो अबव द एक्स एक्सिस ही है, और 0 से a तक में अगर इसका एरिया निकाला जाए तो आप सोचिए कि 0 से a तक, a अगर ये वैल्यू है तो इसका एरिया डायरेक्टली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन से ही मिल जाएगा ओवर इंटरवल 0 to a, क्योंकि कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है। इसके एरिया का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है कि ये एरिया है, और इस डायग्राम से हमको समझ में आता है कि एरिया डायरेक्टली किसके इक्वल होने वाला है, 0 to a इंटीग्रेशन fx dx। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, e की पावर -a + 4a² + a - 1। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन a का फंक्शन है, ये भी a का फंक्शन है, और यहाँ से पता चल रहा है दिस इज फंक्शन ऑफ a। तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि ये इंटीग्रल साइन हटे, और इंटीग्रेशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो जब इस तरह से वेरिएबल की टर्म्स में लिखा होता है तो न्यूटन लैबनिट्ज थ्योरम लगा लेंगे। अपर लिमिट अंदर आएगा तो ये बनेगा f ऑफ a, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विल बी 1। लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो उस वजह से कोई टर्म नहीं आएगी, और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस से डिफरेंशिएट करने पे प्लस 8a + 1। यहां से आपको f ऑफ a मिल गया, f ऑफ a मिल गया तो हम ये बोल सकते हैं f ऑफ x मिल गया। जब हमें फंक्शन का एक्सप्रेशन मिल चुका है तो अब a की जगह x लिख दें तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी -e टू द पावर -x + 8a + 1। दिस इज अवर फंक्शन, ठीक है, यहाँ a नहीं x आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि इसका जो जनरल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इस फॉर्म में C1 f ऑफ x + C2 है ना, ये सबस्क्रिप्ट में है। इक्वेशन इज, यहाँ पे y होगा, y = C1 × fx + C2। मतलब एक फंक्शन लिखा गया है, या ऐसा समझ सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व लिखा गया है, विच इज y = C1 fx + C2 है ना। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है वैसे, तो yx को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, C1 × -e टू द पावर -x + 8x + 1 + C2। सही है, और अब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा dy/dx = C1 × ये हो जाएगा प्लस e की पावर -x + 8। सही है, और 1 का 0 हो गया, C2 का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 रहेगा। तो यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आएगा, d2y/dx² = C1 × -e टू द पावर -x। और C1 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस की जा सकती है। C1 की वैल्यू को अगर रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा d2y/dx² = dy/dx × e टू द पावर -x + 8 × -e टू द पावर -x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो देखिए टर्म्स क्या बनेगी, e की पावर x, e की पावर जो -x है ना, इसका रेसिप्रोकल कर लिया हमने और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो टर्म जनरेट होगी दैट विल बी 1/e की पावर x, एलसीएम लेने पे बन जाएगा 8e की पावर x + 1 × d2y/dx²। सारी टर्म्स उधर ही लिखी है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव में है, उधर जाएगी तो प्लस का dy/dx
ये एलसीएम लेने पे कैंसिल आउट हो गया था तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 e की पावर x प्लस 1 यानी ये दोनों, और आगे dy बाई डी प्लस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे चैप्टर में आपको बस अच्छे से ये याद होना चाहिए कि किस फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एंड ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसकी, एंड ऑल द बेस्ट।